कभी कोई स्टूडेंट नहीं सोच सकता था कि मतलब कभी ऐसे हालात आएंगे कि ऐसी सरकारें आएंगी जो स्टूडेंट तक को नहीं छोड़ेगी, एक आम इंसान को भी नहीं छोड़ेगी, जो एक अपना कारोबार करता हो या पढ़ाई करता हो, उनके ऊपर इतनी संगीन धाराएं, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दी गई, हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया गया। और रासुका का तो इन्होंने निहायत ही गलत इस्तेमाल किया है। हर जगह जहां पर भी कोई मामला आता है इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है। रासुका का सवाल कहां से दे? क्या ये मजाक है रासुका कि उठाए और रासुका लगा दिए? जो रासुका लगाने वाले हैं उससे 100 गुना ज्यादा देशभक्ति हमारे अंदर है। नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा इस समय पहुंच चुकी है मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में और मैं इस समय खड़ी हूं मिर्जादीपुरा में। ये वो जगह है जहां साल 2019 में कुछ लोग यहां पर सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जब पुलिस कर्मियों ने 26 लोगों की गिरफ्तारी ये कहकर कर ली थी कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद 6 लोगों के ऊपर रासुका लगाया गया। अक्सर हम देखते रहते हैं कि योगी सरकार के ऊपर रासुका जैसे गंभीर कानून का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहता है। आज हम अपनी इस वीडियो रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पीड़ित परिवारों पर क्या असर पड़ा है, क्या ये चुनावी मुद्दा है या नहीं, और इस घटना ने मऊ की जनता पर कितना असर डाला है, क्या वो अपना वोट शिफ्ट करेंगे या नहीं। 16 दिसंबर को हुई घटना में पुलिस प्रशासन ने 85 नामजद और 600 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर लिखी थी। इस एफआईआर में फैजान अली का नाम भी शामिल था। फैजान के ऊपर पुलिस पर हमला करने, आगजनी में शामिल होने और भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाया गया। 24 साल के फैजान लॉ के छात्र हैं। कुछ दिन बाद ही उन पर रासुका लगाकर उन्हें 14 महीने जेल में बंद रखा गया, जिसने उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाला है। फैजान का गुनाह केवल इतना था कि उन्होंने सीएए के विरोध में हो रही रैली में हिस्सा लिया था। 15 दिसंबर को जामिया मिलिया के अंदर पुलिस वाले ने जो बर्बरता की और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो पुलिस वालों ने बर्बरता की, उसको देखते हुए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था और CAA एनआरसी का मामला चल ही रहा था। ये था कि इसके खिलाफ हम लोग शांति तरीके से एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद सारे स्टूडेंट, सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। और 1 घंटा के बाद ये हुआ। कहाँ से लोग आए, कौन लोग थे, कोई मतलब पूरा शहर नहीं जानता है। जो लोग नहीं थे, जो प्रोटेस्ट किए, उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया, उन्हीं पे मुकदमा हुआ। पहले 5 मुकदमा हुआ, फिर गैंगस्टर लगाया गया, फिर 25,000 का इनामिया घोषित किया गया। हम लोग जेल चले गए। जेल जाने के बाद फिर हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाता है, फिर उसके बाद हमारे ऊपर रासुका लगाया जाता है। जेल ही में थे तभी हमारी हिस्ट्री शीट भी खोल दी जाती है। फैजान के पिता मुनव्वर अली रजाई की दुकान चलाते हैं। मुनव्वर पुलिस विभाग में विशेष कर्मचारी और पुलिस मित्र रह चुके हैं और फिलहाल बसपा से जुड़े हुए हैं। मुनव्वर मऊ वार्ड नंबर 8 से सभासद के उम्मीदवार भी हैं। मुनव्वर के सामने रखे ये कागजात उनका 1.5 साल का अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने का संघर्ष है। 16 दिसंबर की शाम को प्रदर्शन उनकी दुकान के सामने से होकर गुजरा था। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने मुनव्वर को कॉल करके बुलाया था। मैं उस टाइम मैं खुद मौजूद था। मुझे जो है शहर कोतवाल TK श्रीवास्तव और LIU के जो है फिरोज खान साहब, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। मैं चौक पे गया। हटाव बचाव में मुझे भी चोट लगी। उसके बाद वहाँ जिलाधिकारी महोदय, SP महोदय और तमाम अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह सब लोग मौजूद थे। उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, हटाव बचाव कर रहा था। जिन लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स थे, उन लड़कों ने ख़त्म करके वहाँ से चले गए। उसके बाद रात में ये घटना घट रही है और घटना घटने के बाद मेरे ऊपर भी मुकदमा लॉन्च किया गया, मेरे बच्चे के ऊपर भी मुकदमा ठोका गया। इस तरीके से 600 लोगों के ऊपर मुकदमा लॉन्च किया गया। उसके बाद मेरे बच्चे के ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, NSA तक लगाया गया। 14 महीना 10 दिन जेल में 6 बच्चे थे, जिसमें आसिफ चंदन, फैजान अली, अनस, अब्दुल वहाब, आमिर हुंडा और शहरयार, ये 6 बच्चे NSA में 14 महीना 10 दिन जेल के अंदर बंद रहे। सबसे पहले तो ये जो रासुका इन लोगों ने लगाया, जब ये लड़कों के ऊपर गैंगस्टर लगा के जेल के अंदर ये चले गए, तो पुलिस ने जो है रासुका जो लगाया तो कहा कि ये बच्चे जेल से अभी धमकी दे रहे हैं
ये इनके गार्जियन जाते हैं जेल में मिलने के लिए, तो कहते हैं कि जेल से निकलने के बाद इससे भी ज्यादा भयंकर किया जाएगा, जबकि कोरोना पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिल नहीं सकता, कोई गार्जियन मिल नहीं सकता था। तो फिर ये कब बच्चे कहे और किससे कहे, ये झूठी बात, मनगढ़ंत बात बना करके और इनको इनके ऊपर एनएसए लगाया गया। 14 महीने केस चलने के बाद 26 नवंबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बेगुनाह करार करते हुए केस में जमानत दे दी। कोर्ट ने रासुका के गलत इस्तेमाल और पुलिस द्वारा कोई ठोस सबूत न पेश कर पाने के कारण आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन जेल के अंदर और जेल से बाहर आने के बाद भी पुलिस परिवार को तंग करती रही। कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जिनके दिलो दिमाग में एक खास वर्ग कह लीजिए हमारे मुस्लिम लोगों के लिए बहुत काफ़ी नफरत रहती थी। अगर कहीं हम लोग मिलते थे तो झड़प के बोलते थे, या सुबह उठते थे तो उस वक्त मतलब बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने वहाँ हालात को बहुत देखा है। कुछ ऐसे थे पुलिस वाले जो हमें नफरत की निगाह से देखते थे, जहाँ भी देखते थे बोल देते थे, डांट देते थे। जब ये बच्चे जेल से बाहर आने के बाद बराबर पुलिस हमारे घर जो है आती थी, इनकी निगरानी में दुकान पे हमारे आती थी, बच्चे को पूछती थी, बच्चे से मिलते थे, फोटो खींचते थे, लेके जाते थे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने का मैंने उनको जजमेंट दिखाया, उसके बाद से आना बंद किए। अब ये इलेक्शन पीरियड चल रहा है, इसमें फिर इन्होंने 111 की नोटिस दे दिया। जेल में रहते हुए फैजान और अन्य आरोपियों ने अपने घर वालों को खो दिया और जब वो बाहर आए तब कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। फैजान मानते हैं कि मीडिया के द्वारा उन्हें उपद्रवी कहे जाने के कारण लोग अब उनसे दूर भागने लगे हैं। फिर हम लोग जेल में थे तो आमिर हुंडा एक है, वो बिजनेस करता है, उसके पापा का देहांत हो गया। अनस उसके छोटे भाई का भी देहांत हो गया। मेरे घर में मेरे छोटे दादा थे, उनका भी देहांत हो गया। मतलब हम लोग जब जेल में थे, बाहर आने के बाद पता चला कि हमारे घर के इतने लोग गुजर चुके। फैजान को रिहा करवाने में उनके परिवार के करीबन 3 लाख रुपए लग गए। फैजान के बिना उनका व्यवसाय भी चौपट हो गया है। आज उनका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। अब फैजान अपने परिवार को आर्थिक संकट और खुद को मानसिक तनाव से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे नुकसानात हुए हैं, हम लोग बहुत कर्जे में डूब गए। जेल मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन, सारे लोग परेशान थे। मेरा बिजनेस टूट गया और हमारी पढ़ाई बर्बाद हुई। मतलब कह लीजिए कि हम लोग बहुत पीछे हो गए, हम लोग का बहुत कुछ बर्बाद हो गया। उसी सारी चीज़ को इस वक्त मैनेज किया जाए। मैं इस वक्त बिजनेस ही अपना देख रहा हूँ। आसिफ चंदन खुद का कारोबार किया करते थे। वो AIMIM से जुड़े हुए हैं। उनका नाम भी उस FIR में शामिल था जिसमें कई लोगों पर रासुका की गंभीर धारा लगाई गई। लेकिन 16 दिसंबर को घटना वाले दिन की शाम वो अपने ससुराल शाहगंज में थे। उस दिन तो मैं शहर में ही नहीं था और नाम हमारा इस शहर के कुछ लोगों ने डलवाया, वो सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी में, कोई सबूत नहीं था। मैंने तो भाई उसमें पेशी में बोला था कि हम लोगों के खिलाफ, मैं कहीं एक भी फोटो मेरा कहीं दिख जाए, कहीं वीडियो में दिख जाऊं तो जो सजा देना चाहें आप दे दीजिए, कहीं कोई सबूत नहीं था मेरा। इसके बावजूद बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर आने के बाद से उनका कारोबार भी चौपट हो गया है। जामिया में जो 15 तारीख की रात में जो छात्रों को मारा गया था, उसके खिलाफ खास तौर से स्टूडेंट टाइप के ये लोग थे जो प्रोटेस्ट किए। अच्छा, प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट अलग थे, जो बाद में बवाल हुआ, जो यहाँ पर वायलेंस हुआ है, वो लोग अलग थे। वो कौन थे उसकी कोई पहचान नहीं। हालांकि तमाम वीडियो फोटोज हैं, पुलिस वाले आज तक किसी को निशानदेही नहीं कर पाए कि वो कौन लोग थे। मैं कहता हूं कि एक फोटो तक मेरा नहीं था। रासुका का सवाल कहां से थे? क्या ये इतना मजाक है रासुका कि उठाए और रासुका लगा दिए? जो रासुका लगाने वाले हैं उससे 100 गुना ज्यादा देशभक्ति हमारे अंदर है। इसको तौलने की कोई मशीन हो तो तौल ले। फैजान अली के पिता मुनव्वर ने जमानत के लिए 3 बार अर्जी दी, लेकिन तीनों बार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी को बढ़ा दिया गया। यानी जमानत रद्द करने के लिए रासुका का उपयोग बार बार किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रासुका का दुरुपयोग माना। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में NSA यानी रासुका कानून लगाया गया था। 2021 में इन मामलों में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने 94 मामलों में 32 जिलों में डीएम के आदेशों को रद्द कर दिया और बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया। मुनव्वर अली को पुलिस प्रशासन ने 16 दिसंबर को मिर्जादीपुरा में जमा हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बुलाया था, लेकिन उस समय वो शहर में नहीं थे। बाद में उनका नाम भी उन आरोपियों की सूची में शामिल कर दिया गया जिन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाई गई थी। मुनव्वर को राजनीति में सक्रिय हुए काफी साल हो गए हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल से की थी। 2009 में वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो साल 2012 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार मुनव्वर पीस पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जो एनआरसी वाला जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हुआ, वहाँ शहर के जिम्मेदार आदमी जैसे तैयब पालकी थे, अरशद जमाल थे और एसपी साहब थे, डीएम साहब थे, इनकी जनता सुन नहीं रही थी। और मैं मऊ शहर में नहीं था, हल्दरपुर थाने पे जो है, अब वहाँ से जो है उस समय जो हमने एप्लीकेशन भी दिया था कि मैं शहर के अंदर नहीं था, तो एसपी अनुराग आर्या ने यही कहा कि 2-4-10 लोगों का नाम बताओ। तो हमने उनसे कहा, एसपी अनुराग आर्या जो थे, कि मेरा ये काम नहीं है, मैं मुखबिर नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट विभाग आपका है और LIU है, आप उनसे पता करिए। बस इतनी ही बात थी कि उन्होंने हमारे ऊपर और मुकदमा बढ़ा दिया। एक में सिर्फ एक फाइल में नाम था। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हमारे ऊपर जो मुकदमा बना रहे हैं आप जांच कर लीजिए, और जांच करने के बाद जो है हमारे ऊपर और मुकदमा, गैंगस्टर की कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई सब उन्होंने किया। यहाँ तक की तैयारी पूरा NSA तक की बनाए थे। मुनव्वर की पीस पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। मिर्जादीपुरा में हुई बर्बरता और सरकार द्वारा लाया गया CAA कानून के मुद्दों पर मुनव्वर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात सुन लीजिए, सदन में हम लोग जैसे पहुंचेंगे हम लोग इसका जो है विरोध करेंगे। अब विरोध शुरू से रहा है पीस पार्टी का, और हमारा गठबंधन है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारा गठबंधन है आमिर असादी साहब का, और आज जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो मुसलमानों का वोट लेके सिर्फ जो है सत्ता में राज भोग रहे थे, तो वो हम होने नहीं देंगे। आप भर को हिस्सेदारी दे रहे हैं, RLD वालों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, मुसलमान को सिर्फ आपने इस्तेमाल किया और 18% आरक्षण देने का वादा किया, वो भी 12 में नहीं दिया उन्होंने। ओबादा हारिस यूनिस शेख पर भी गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाई गई, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिलने के कुछ ही दिन बाद उन पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें परेशान किया गया। मऊ सदर के ये युवा पिछले 25 साल से विधायक रहे मुख्तार अंसारी से नाराज हैं। उनका कहना है कि बतौर विधायक वे कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए। अब उनके बेटे अब्बास अंसारी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को नजरअंदाज किया। जब हम लोग के ऊपर केस लगाया गया तो शुरुआत में उनके कुछ लोग आए थे, लेकिन और कुछ केस में कुछ लोगों को जमानत भी दिलवाई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद मामला और ख़राब हो गया। हम लोग को डायरेक्ट मुख्तार अंसारी गैंग या गुर्गा कह लीजिए, उनके नाम से मीडिया वाले वो करने लगे कि ये वही लोग थे जो मुख्तार अंसारी के लोग हैं, और इस वजह से हम लोग बहुत पीछे हट गए। उसके बाद जो जिन बच्चों को जेल भिजवाया गया था कि हम 10 दिन या हफ्ते भर में इनको वापस बुला लेंगे, इनको वापस नहीं बुलाया। मतलब इनको किसी को 2.5 महीने और रासुका वालों को 14 महीने 10 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। और उस बीच न हमारे विधायक जी, न उनका कोई प्रतिनिधि और न ही उनके लड़के तब भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमारे यहाँ लॉकडाउन में जब लोग भूखों मर रहे थे तब ये लोग मौजूद नहीं थे। जब ऑक्सीजन का मामला हुआ तो हम जैसे नौजवान या जो संस्था मऊ में काम करती है वो लोग कदम से कदम मिला के मऊ शहर के लोगों के साथ खड़े थे। ये लोग, इन लोगों का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। चुनाव का माहौल चल रहा है इस वक्त। अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में, मुख्तार अंसारी के लड़के, ये भी इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि कम से कम आके हाल चाल ले लें, घर वालों के साथ खड़े फोन से हाल चाल ले लें। वहीं साबुद्दीन अंसारी के घर सीवान के अंदर उनके बेटी की शादी होती है, वहां जाते हैं ये लोग। अपने घर पे अपनी बहन की शादी करते हैं, अपनी शादियां करते हैं, इनको फुर्सत है। लेकिन मऊ में क्या हो रहा है, कितनी जुल्म ज्यादतियां हो रही, कितने बच्चे जेल के अंदर हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है। बस आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। तो हम लोगों ने जितने, मतलब हम जेल में गए थे, जितने लोग थे, सारे लोगों ने यही मूड बनाया है कि इस बार इन लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा। हमारा जो भी वोट रहेगा
वो भीम राजभर को जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये सब चीज़ें तो राजनीति है कि हम आएंगे तो एनआरसी या सीए का मुद्दा हटा देंगे। मुझको मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जब मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा था, तब आप के पास जो न्यूज़ चैनल वाले जा रहे थे तो उनको आप भगा दे रहे हैं बाहर से। आप सीए के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रहे थे, और अब इस वक्त जब आपको सरकार बनानी है, आपको सत्ता में आना है, तो आप कह रहे हैं कि हम सीए का और एनआरसी का मुद्दा ख़त्म कर देंगे। हम अब उसी इंसान को वोट करेंगे जो विकास की बात करेगा, जो वाकई में विकास करेगा, क्योंकि कल्पनाथ राय के बाद शहर में विकास नाम का कोई जुई ही नहीं आया है अभी तक। मऊ से भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी और इनका कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर चल चुकी है, इनको सफाया होना ही है। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इन लोगों ने जो जुल्म किया है, खास तौर से एक वर्ग को टारगेट करके, आज इनके पूरे प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। हमारे यहाँ 25 साल से विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ जीत रहे हैं। अब की बार इनके लड़के आए हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। इसलिए हम लोग जो है, यहाँ मऊ की जनता ने एक मन बना लिया है कि यहाँ से हम इनको हटाने के लिए भीम राजभर को वोट देने जा रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।